नमस्कार विद्यार्थियों। मैं विनोद चौहान, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। आज का टॉपिक है E209 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, चैप्टर 2। टॉपिक है 2.3 वायरिंग डायग्राम ऑफ डिफरेंट लैम्प कंट्रोल सर्किट्स एंड देयर वर्किंग। तो बहुत से जो लैम्प्स हैं उनके सर्किट्स क्या हैं और किस टाइप से उनकी कार्यशैली है, उस पे हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। डिफरेंट टाइप के लैम्प्स में हम 6 प्रकार के लैम्प्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा बेल इंडिकेटर, सेकंड है फ्लोरेसेंट ट्यूब सिंगल, थर्ड है मरकरी वेपर लैम्प, फोर्थ है सोडियम वेपर लैम्प, फिफ्थ है नियॉन साइन लैम्प एंड सिक्स्थ है फ्लेसर। तो इस प्रकार से हम 6 प्रकार के जो हैं वो हम कंटिन्यूस 1 या 2 लेक्चर जो भी लगेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले बेल इंडिकेटर में कि बेल इंडिकेटर किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये बेसिक सर्किट डायग्राम है एक बेल इंडिकेटर का। बेसिकली जहाँ भी हमें किसी को कॉल करना होता है तो वहाँ एक बेल लगाई जाती है, घंटी जिसे हम कहते हैं। उस घंटी की जो ऑपरेटिंग है वो डीसी भी हो सकती है, एसी भी हो सकती है। तो बेसिकली एक वोल्टेज सोर्स एसी या डीसी, यहाँ एक 6 वोल्ट की बैटरी ली गई है और एक बेल जिसके ऑपरेटिंग वोल्टेज और उसकी रेटिंग्स उस पर लिखी हुई होगी। यहाँ पे एक सिंपल 6 वोल्ट की बेल लगाई गई है। उसे हम वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं और बेल के साथ सीरीज़ में एक स्विच लगा देते हैं जिसके कारण उसको ऑन ऑफ किया जा सके। तो इस प्रकार से एक बेल इंडिकेटर के लिए एक पुश बटन लगा सकते हैं। तो जितनी देर वो पुश बटन आप प्रेस करके रखेंगे ये बेल साउंड करेगी। जैसे ही आप उसे छोड़ देंगे ये जो परिपथ है इसका कनेक्शन कट हो जाएगा, उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी और बेल ऑपरेट नहीं करेगी। बेल आजकल इलेक्ट्रॉनिक बेल आ गई है। पुराने वक्त में इलेक्ट्रिकल कोयल वाली बेल होती थी जिसमें एक मैग्नेट होता था। जैसे इलेक्ट्रिक उससे पास होती थी, कोयल से करंट इस प्रकार से पास होती थी कि वो जो नॉब होती थी उसको पकड़ती और छोड़ती रहती थी। मीन्स उससे वाइब्रेट करती थी वो एक नॉब, और वो एक स्टील की एक राउंड शेप की बकेट टाइप होता था, उसके ऊपर टकराती थी और साउंड क्रिएट कर। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सेल बेल्स आ गई है जिसमें रिकॉर्डेड साउंड्स और काफ़ी कुछ अवेलेबल मिलता है मार्केट में। तो जैसे ही हम पुश बटन को ऑपरेट करते हैं एक बार वो बेल बजना शुरू हो जाती है और जिस किसी को भी सूचना देनी होती है उस बेल के माध्यम से कि आपको कोई कॉल कर रहा है, यहाँ पे इमरजेंसी है, वॉटेवर, वो हम ऑपरेट करते हैं। तो जितने प्रकार के भी इमरजेंसी लैम्प्स बेल्स हैं उनकी रियल ऑपरेटिंग जो है वो इस प्रकार से ही है। तो उसमें एक बेल को हम चाहें तो 2-3 जगह से भी ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। S1 एक स्विच है, अगर आप उसके पैरेलल से समांतर से एक कनेक्शन उठा के दूसरे स्विच को दे देते हैं तो यही बेल 2 जगह से ऑपरेट होगी, S1 से भी और S2 से भी। तो S1 प्रेस करोगे तो भी बेल बजेगी और S2 प्रेस करेंगे तो भी बेल बजेगी। तो इस प्रकार से एक बेल को 2 प्रकार से कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। बेल के साथ बहुत सी बार आप देखेंगे कि लैंप भी अटैच रहता है कहीं, जैसे ऑफिसेज़ में ये ज़्यादातर यूज़ आता है, ऑफिस और हॉस्पिटल्स। तो वहाँ पे बेल के साथ एक इंडिकेशन लैंप भी अटैच कर देते हैं, तो वो भी हम यहाँ एक श्रेणी में अटैच कर सकते हैं S1 के साथ। तो जैसे ही बेल ऑपरेट होगी उसके साथ वो लैंप भी इंडिकेट करेगा ताकि दूर से बेल भी साउंड सुनाई दे, इवन साथ में जो लाइट है उसकी रोशनी से भी पता चल जाए कि किसी अधिकारी ने कॉल किया है या हॉस्पिटल में किसी पेशेंट ने कॉल किया है, वॉटेवर जो भी उसकी नीड होती है। तो इस प्रकार से जो बेसिक कंसेप्ट है एक बेल इंडिकेटर का वो इस स्विच से, इस सर्किट डायग्राम से हमें पता चलता है। यही बेसिक सर्किट अमूमन सारे कंट्रोलिंग जो भी हैं वहाँ काम में आते हैं। कंट्रोलिंग हर कोई भी एपरेटस है वो इसी कंसेप्ट पे काम करता है कि वहाँ सप्लाई के साथ श्रेणी में एक स्विच लगा दिया जाता है और स्विच जनरली हम पॉजिटिव या फेज़ जो पार्ट होता है एसी में, लाइन जिसे हम कहते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं, न्यूट्रल के साथ नहीं करते हैं, जिससे किसी भी चीज़ की ऑपरेटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है एक बेल इंडिकेटर का।
बेल इंडिकेटर के बाद हम एक पुराने लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप जिसे कहते थे, जो कि पुराने हमारे घरों में काफ़ी येलो रोशनी देने वाला एक बल्ब होता था, उसका एक्चुअल नाम इनकैंडिसेंट लैंप है, जिसे स्विच ऑन करते ही वो सडन स्टार्ट हो जाता था। बेसिकली उसमें एक फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट एक ग्लास जार, जो बल्ब होता है, कांच का जार बल्ब जिसका शेप है, उसमें पैक होता है, एयर टाइट होता है वो। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर हीट्स इट टू इनकैंडिसेंट एंड द वायर इमिट्स लाइट। जब जो इलेक्ट्रिक करंट है इस फिलामेंट से पास होती है तो ये एकदम गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण ये लाइट्स जो है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। इस प्रकार से ये वर्क करता है, और इस पर जैसे ही आप सप्लाई देते थे ये स्टार्ट हो जाता था, इसलिए इसका नाम इनकैंडिसेंट लैम्प पड़ा। बेसिक इसका कंसेप्ट वही है कि जैसे जैसे आप इसको सप्लाई देते हैं हाई टेम्परेचर पे, इस फिलामेंट गर्म होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, लाइट उत्सर्जित होती है, और वो लाइट आपको ऑक्सीडेशन विद द ग्लास और क्वार्ट्ज बल्ब दैट इज़ फिल्ड विद इनर्ट गैस और इवैक्यूटेड। तो इसके अंदर कुछ गैस फिल होती है, और जनरली या फिर वैक्यूम भी होता है। हेलोजन लैम्प फिलामेंट इवेपोरेशन इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल प्रोसेस दैट रीडिपोजिट मेटल वेपर ऑन टू फिलामेंट एक्सटेंडिंग दिस लाइफ। तो हेलोजन के अंदर यही कंसेप्ट है, लेकिन उसके अंदर जो वेपर है वो वापस रीस्टोर हो जाता है मेटल के ऊपर, ताकि उसकी लाइफ बनी रहे। तो ये सिंपल सा लैंप है, इसको हमने बहुत सी बार अपने घरों में भी देखा गया होगा, पुराने टाइम में बहुत काम आता था। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ये इसकी जो पावर कंजप्शन है बहुत ज़्यादा था। 60 वाट 100 वाट के लैंप आते थे, 200 वाट के। आज भी टेस्टिंग में, जहाँ इलेक्ट्रिकल की शॉप पर होती है, वहाँ टेस्टिंग में इस टाइप के बल्ब आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिक इसका स्ट्रक्चर हमने बात कर ही ली थी कि इसके अंदर आर्गन नाइट्रोजन गैस के साथ फिल की जाती है। सेंटर में जो लैंप है उसके ऊपर टंगस्टन का फिलामेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है वो लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, और लाइट आउटपुट जो है वो 15 ल्यूमेंस पर वाट होती है। इसकी ऑपरेटिंग लाइफ लगभग 1000 आवर है। एफिशिएंसी इंक्रीज बाय यूजिंग कोइल्ड फिलामेंट और कोइल्ड कोयल फिलामेंट। इसके पार्ट्स जो भी हैं वो नॉर्मली देखे जा सकते हैं। इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं कि ये लेस एक्सपेंसिव इसमें, और ईजियर टू डिम विद द रियोस्टेट, और इसको एक रेजिस्टेंस लगा के आसानी से डिम किया जा सकता है। वार्मर कलर देन फ्लोरेसेंट एंड टंगस्टन हेलोजन लैम्प। फ्लोरेसेंट लैम्प, हेलोजन लैम्प जो भी है उसकी तुलना में इसका जो प्रकाश है वो बहुत ही उत्तेजित जोशीला टाइप होता है। लाइट आउटपुट इज़ रिलेटिवली हाई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो थी ना वो यही थी इसकी डिसएडवांटेज में, कि जो इसका एनर्जी इनएफिशिएंट है, इसकी जो ऊर्जा खपत है वो बहुत ज़्यादा है, लाइफ टाइम शॉर्ट है, और ये बहुत ही ज़्यादा रोशनी, येलो रोशनी देता है, और रूम में हीट प्रोड्यूस कर सकता है। डिस्चार्ज लैम्प की कैटेगरी में हम देखेंगे फ्लोरेसेंट लैम्प, सोडियम लैम्प, मरकरी लैम्प, ये सारे डिस्चार्ज लैम्प की कैटेगरी में आती है, जहाँ पे करंट टंगस्टन से पास होके उस वेपर को आयनाइज करती है, जिसके कारण रोशनी क्रिएट होती है, लाइट क्रिएट होती है। तो फर्स्ट है फ्लोरेसेंट लैम्प। फ्लोरेसेंट लैम्प की स्ट्रक्चर देखिए बड़ी सिंपल है, सामने दिखाई गई है कि फ्लोरेसेंट लैम्प है ये बीच में, जहाँ इसके कॉर्नर पे 2 टंगस्टन लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड जिसे हम कहते हैं, और बीच में मरकरी वेपर जो है वो फिल रहती है। आर्गन गैस और मरकरी वेपर का कॉम्बिनेशन है, और इसकी सतह पे एक फॉस्फर की कोटिंग की जाती है, ताकि इससे जो रोशनी निकले फ्लोरेसेंट लैम्प से वो वाइट कलर की निकले। बेसिकली हम इसको ट्यूबलाइट के नाम से प्रैक्टिकली जानते हैं। इसके कनेक्शन इस प्रकार से होते हैं कि इसके जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनसे एक एक कनेक्शन ऊपर से लेके स्टार्टर को दिए जाते हैं, और उससे एक कनेक्शन चॉक कोयल को जाता है और एक डायरेक्ट फेस के न्यूट्रल पे, और चॉक कोयल से सीरीज़ में होते हुए इसको मिलते हैं। ये जो कनेक्शन है बेलास्ट और इसके थ्रू, ये बेसिक कनेक्शन ओल्ड का है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक चॉक के साथ आया हुआ है। उसमें स्टार्टर उस चॉक में ही कॉम्बिनेशन में रहता है, और चॉक कोयल के साथ वायर्स निकलते हैं, 2-2 के कॉम्बिनेशन, जो दोनों साइड के दोनों इलेक्ट्रोड पे चले जाते हैं, और 1-2 वायर जो बचते हैं सेपरेट, उनको डायरेक्ट अपने को सप्लाई देनी होती है। तो ये फ्लोरेसेंट ट्यूब की सिंपल वर्किंग उसमें रहती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में बात की हमने कि इनसाइड बल्ब इज कोटेड विथ फ्लोरेसेंट पाउडर
ऑक्साइड कोटेड टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। लाइट आउटपुट जो है 70 ल्यूमेन पर वाट है। यहाँ देखिए कि जो बल्ब में 15 ल्यूमेन पर वाट थी वो यहाँ बढ़ गई। लाइफ और वहाँ उसका 1000 आर था, यहाँ 7500 आर एवरेज लाइफ इसकी मिल जाती है। तो बेसिकली उसी फ्लोरेसेंट ट्यूब के जो सिद्धांत है उस पर CFL बना, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, जो आजकल बल्ब चलते थे पहले। उसकी भी एनर्जी सेविंग जो थी वो अच्छी थी। बेसिक डिज़ाइनिंग जो स्ट्रक्चर है उसका सेम है। बेसिकली उसकी जो साइज़ है उसको छोटा कर दिया, उसको कर्व और शेप में क्रिएट कर दिए बल्ब को। जो लंबी ट्यूब लाइट थी उसको अब शेप में एक बल्ब के रूप में लेके आ गए। बेसिकली जो CFLs यूज़ 1/5 एंड 1/3 ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड लास्ट 8 to 15 टाइम्स लॉन्गर। तो बेसिकली जो उसका एडवांटेज था कि जो एक फ्लोरेसेंट ट्यूब भी नॉर्मली 40 वाट तक जाती है, CFL बल्ब आपको 9 वाट 15 वाट इस श्रेणी में मिलने लग गए थे। तो एनर्जी सेविंग काफ़ी अच्छी हो गई थी CFL से, और जो उसकी लाइफ टाइम है वो भी बढ़ गई थी। और CFL एज अ हायर परचेज प्राइस देन इनकैंडिसेंट लैम्प। लेकिन जो ये जो इनकैंडिसेंट लैम्प जो सिंपल हम बल्ब कहते हैं उसकी तुलना में इसकी जो प्राइस थी वो ज़्यादा है, बट कैन सेव ओवर 5 टाइम इट्स परचेज प्राइस इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। लेकिन ये उसी सिनारियो से देखा जाए तो 5 गुना उसकी जो परचेजिंग कॉस्ट के कंपेरिजन में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ये परचेज सेव कर लेता है CFL लैम्प। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। हीट इज़ रिलेटिवली लो, एनर्जी एफिशिएंट है, एनर्जी की सेविंग बहुत अच्छी करता है, रेंज फ्रॉम लो ग्रेड टू हाई ग्रेड मिल जाता है, लैम्प की जो लाइफ है लॉन्ग है, और इसकी जो रोशनी है वो एकदम ठंडी है, कूल सोर्स है। डिसएडवांटेज कलर टेम्परेचर है, रिक्वायर बैलास्ट, प्री हीट, इंस्टेंट स्टार्ट, रैपिड स्टार्ट, ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कंट्रोलिंग के लिए ग्लेयर कंट्रोल रहता है इसमें, ये कुछ इसकी बड़ी समस्याएं हैं। तो आज हमने 2 टॉपिक पे चर्चा की। फर्स्ट था बेल इंडिकेटर और सेकंड था जो मेन था वो फ्लोरेसेंट ट्यूब। धन्यवाद। इससे संबंधित कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके।